सुनील जी कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन के इतिहास सेक्शन से मध्यकालीन भारत के तहत अलाउद्दीन खिलजी के भाग दूसरा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले मेरा आग्रह है कि आप भाग एक को या तो प्लेलिस्ट में जा करके या फिर किसी और तरह से मेरे ही द्वारा बनाए गए वीडियो को आप सुन लें। आइए, अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा था कि मेवाड़ की तरफ आक्रमण के लिए इसने सोचा। मेवाड़ के आक्रमण के पीछे इसका दो कारण था अलाउद्दीन खिलजी का। एक कारण यह था कि वो अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था। ये इस क्षेत्र से मालवा नजदीकी था, तो वो मध्य प्रदेश क्षेत्र में विस्तार करना चाहता था, कुछ राजस्थान का भी क्षेत्र पकड़ना चाहता था। और दूसरा कारण यह था कि रानी पद्मिनी का नाम सुना होगा, इससे संबंधित एक फिल्म भी इसमें भंसाली ने बनाया था जो कि हिट फिल्म रही थी। तो इसको रानी पद्मिनी को ये प्राप्त करने की लालसा रखता था। रानी पद्मिनी बेहद सुंदर थी, वो असाधारण सुंदर थी, जिसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी को मालूम पूर्व में चल चुका था। अलाउद्दीन खिलजी इसको प्राप्त करने की चाहता था जो किसी तरह से उससे अपनी रानी बनाए, उससे विवाह करे। अब देखिए, ऐसा हुआ कि वहां पर चित्तौड़ के राजा थे राणा रतन सिंह, इन्हीं की पत्नी थी रानी पद्मिनी। जब इसने घेरा डाला, 4-5 माह का घेरा डाला अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन फिर भी देखा कि आक्रमण सफल नहीं हो पा रहा है या आक्रमण करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। और इधर जो राजपूत सरदार सब भी थे राणा रतन सिंह के साथ, जो इंतजार करते करते वो भी थक चुके थे अलाउद्दीन खिलजी लौट जाए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी लौटा नहीं, उसके मन में लालसा क्षेत्र प्रसार के साथ रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की थी। परिणाम क्या हुआ कि अंत में राणा रतन सिंह अपने सरदार के साथ वीरता पूर्वक लड़ाई करते हुए, और कहा जाता है कि वीर गति को प्राप्त हुआ। और इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के सेना को भी आश्चर्य लगा कि इतनी छोटे राजपूताना और इतनी बहादुरी पूर्वक युद्ध किया, ये उसको भी आश्चर्य लगा। और यहाँ पर रानी पद्मिनी अपनी वीरांगनाओं के साथ जौहर कर ली। ये वस्तु स्थिति कहा जाता है इतिहास का कि ये सत्य बातें हैं। लेकिन यहाँ पर एक आख्यान के रूप में जो मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखा था, उसके तहत ऐसा बतलाया गया कि अलाउद्दीन खिलजी जब घेरा डाला तो राणा रतन सिंह के पास प्रस्ताव भिजवाया था कि सिर्फ रानी पद्मिनी का एक तस्वीर, फोटो या प्रतिबिंब आप दिखा दो आईना में, उनकी प्रतिबिंब ही दिखा दो आईना में, और उनकी सुंदर प्रतिबिंब को देख करके ही मैं लौट जाऊंगा। राणा रतन सिंह इसके लिए तैयार भी हो गया। राणा रतन सिंह ने प्रतिबिंब को दिखवाया भी। सही में रानी पद्मिनी असाधारण सुंदर थी, अद्वितीय सुंदर थी। वैसी सुंदरता अलाउद्दीन खिलजी शायद अपने जीवन में न देखा था। अब अलाउद्दीन खिलजी को और भी रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने राणा रतन सिंह को कैद कर लिया चालाकी से। अब इसके बाद रानी पद्मिनी के पास प्रस्ताव भिजवाया कि यदि राणा रतन सिंह को आप मुक्त करवाना चाहते हो तो आप ऐसा करो कि आप हमारे हरम दल में चले आओ, आप हमारे दरबार में चले आओ। रानी पद्मिनी बहादुर वीरांगना थी, बहादुर राजपूताना महिला थी। उसने कहा ठीक है, मैं आ रही हूं, लेकिन इसके साथ मेरे सेवा करने वाली भी जितनी होंगी वो भी साथ साथ आएंगी। अलाउद्दीन खिलजी तो उसके सुंदरता से मोहित था ही। उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने 700 वीर सैनिक के साथ, जिसको वो पर्दे में ढक करके और फिर वहां आई, और अलाउद्दीन खिलजी के सेना को व्यापक नुकसान उसने पहुंचाया। लेकिन वो चूंकि सेना का जमीन आसमान का फर्क था, अलाउद्दीन खिलजी का सेना बहुत ज्यादा, और इधर रानी पद्मिनी की सेना 700-800 गिनती भर के, स्वाभाविक है कितनी देर टिकती। तो इस तरह से अंत में रानी पद्मिनी ने अन्य अपनी महिलाओं के साथ, जो राजपूत महिला ही थी, उनके साथ जौहर कर लिया। इस तरह से कहा जाता है कि पद्मावत ये कहानी मलिक मोहम्मद जैसी के
जैसा उसने वर्णन किया है। और इसी पर आधारित फिल्म में भी थोड़ा सा फेरबदल करके, ताकि उसमें काल्पनिकता या मान लीजिए कि कुछ उसमें और भी बातें को जोड़ करके और फिर ये फिल्म बनाया गया था, जो कि एक हिट फिल्म रही थी। इसके बाद चले आइए कि अन्न दक्षिण का भी अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था कि वो चाहता था कि अन्न दक्षिण के भी अभियान में हम जीत हासिल करें। हालांकि उसका उद्देश्य ये नहीं था कि पूरे भारत के, दक्षिण भारत पर भी वो शासन सीधा प्रत्यक्ष रूप से करे। उसका मूल उद्देश्य था कि अधिक से अधिक धन प्राप्त करे, ताकि उसने अपना राजशाही सेना का खर्च पूरा कर सके। उसी के तहत इसमें देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी के जो शासक थे वो रामचंद्र देव थे। अब यहाँ पर आपको इसके पूर्व के वीडियो में हमने बतलाया था कि रामचंद्र देव के यहाँ गुजरात के शासक कर्णदेव द्वितीय भाग करके चले आए थे, और उनकी एक बेटी वो देवल देवी भी उनके यहाँ रह रही थी, शरणार्थी के रूप में शरण ली हुई थी। और कर्णदेव द्वितीय की पत्नी जिसका नाम था कमला देवी, उसको पकड़ के अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ले जाया गया था, जो कि मैंने आपको पूर्व में बतलाया। और देखिए कैसी विडंबना कि पत्नी कहीं और अपने बेटी के साथ कर्णदेव द्वितीय ये राजा रामचंद्र देव के यहाँ रह रहा था। ये तो अलाउद्दीन खिलजी को बिल्कुल नागवार गुजरा। उसने अपने मलिक कफूर को भेजा। मलिक कफूर उसका विश्वास पात्र एक हिजरा था, जिसको 1000 दिनारी भी कहा गया। मलिक कफूर ने राजा रामचंद्र देव को हराया। अब यहाँ पर देखिए कि ये कर्णदेव द्वितीय जब वहां उनके यहाँ शरणार्थी के रूप में रह रहा था या शरण लिए हुए था, तो वो अपनी बेटी देवल देवी का विवाह राजा रामचंद्र देव के बेटा राजकुमार शंकर से करना चाहता था। अभी सोच ही रहा था, अभी वो देवगिरी जा ही रहा था, देवगिरी के राजधानी जा ही रहा था। उसी बीच में दुर्भाग्य से गुजरात का जो राज्यपाल अलग खां था वो गिरफ्तार कर लिया। अलग खां मलिक कफूर की सहायता के लिए वो उन्मत्त था और सहायता कर रहा था। अब ये जैसे ही देवल देवी को पकड़ लिया, तो देवल देवी को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ले जाया गया, और देवल देवी को विवाह अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बड़ा बेटा खिज्र खां से कर दिया। मुकद्दर देखिए, तकदीर देखिए। इतिहास से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जब कोई राजा कमजोर हो जाता था, अपनी सामर्थ्य से विहीन हो जाता था, सैन्य शक्ति से कमजोर हो जाता था, तो उसकी पत्नी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चली गई। उसकी रानी बनने के लिए जबरदस्ती ले जाया गया कमला देवी को, और देवल देवी को अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे से विवाह कर दिया। कर्णदेव द्वितीय या कर्ण द्वितीय की आप देखिए कि मुकद्दर कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसीलिए ये आप अपने भी जिंदगी में सीख सकते हैं कि यदि आपके पास आर्थिक शक्ति और आपके पास अन्य शक्ति से यदि आप कमजोर हैं, पद प्रतिष्ठा या सामाजिक शक्ति से कमजोर हैं, तो फिर आपको किस तरह से पीसा जाएगा, किस तरह से आपके साथ अन्याय होगा, ये कहना मुश्किल है। ये इतिहास से सीख सकते हैं। यहाँ उदाहरण देख सकते हैं, एक राजा का, गुजरात का राजा का ये बात। इसके बाद तेलंगाना का विजय किया गया। तेलंगाना यहाँ पड़ता है, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश से अलग हट करके तेलंगाना राज्य भी बना है। इस फिर तेलंगाना को जीतने के बाद मलिक कफूर द्वार समुद्र पहुंचा, इसको भी जीता। और इन सब जगह देवगिरी, तेलंगाना, द्वार समुद्र, फिर यहां से और दक्षिण की ओर गया। आप देखिए यहां से यहां, फिर यहां से देवगिरी, दिल्ली से मालवा, मालवा से देवगिरी, देवगिरी से तेलंगाना, तेलंगाना से द्वार समुद्र, और द्वार समुद्र से मथुरा, और फिर इधर पांड्य पर भी इसने आक्रमण किया। हर जगह अकूत धन प्राप्ति हुई मलिक कफूर को। अलाउद्दीन खिलजी का प्रतिनिधि था और था तो हिजरा, लेकिन बड़ा ही शुरुआत में वफादार रहा अलाउद्दीन के खिलजी के काल तक। अलाउद्दीन खिलजी इस पर बहुत ज्यादा भरोसा भी किया। अकूत सोना, चांदी, धन, रत्न ये सब लूट करके और अलाउद्दीन खिलजी को पेश किया। अलाउद्दीन खिलजी धन से मालो माल हो गया। उसको सेना, अपने राजकाज को चलाने के लिए धन चाहिए था। मलिक कफूर पर वो जरूरत से ज्यादा विश्वास करने लगा, और विश्वास हो भी क्यों नहीं कि उसने दक्षिण के अभियान में जो धन सोचा नहीं था अलाउद्दीन खिलजी, उसको वो प्राप्त हुआ। अब इसके बाद देखिए
कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण के राज्यों को जीता, साथ साथ में उसने शासन में भी कुछ अलग तरह का प्रयोग उसने किया। पहला तो देखा कि उसको डर लगा रहता था कि कहीं अमीर वर्ग उसके विरोध में षड्यंत्र न करे, तो अलाउद्दीन खिलजी ये सोचा कि यदि अमीर वर्ग को शक्तिहीन कर दे, धन से, यदि उसको धन से जमीन यदि हम उसका छीन लें, धन जब्त कर लें, और यदि आर्थिक रूप से अमीर कमजोर हो जाएगा तो फिर वो विद्रोह करने की स्थिति में नहीं रह जाएगा। तो उसने जितना अमीर वर्ग था उसका संपत्ति, जमीन या फिर और भी जो हम ये कह सकते हैं तो उसका धन उसको जब्त कर लिया, ले लिया और उसको कमजोर बना दिया। दूसरा था कि गुप्तचर प्रणाली को इसने मजबूत किया। गुप्तचर प्रणाली में बरीन और मुनहियान, इन दोनों पद को इसने स्थापित किया और इसको और ज्यादा शक्ति दी, ताकि उसको सूचना यदि कहीं भी षड्यंत्र या कहीं भी विप्लव, कहीं भी विद्रोह की संभावना बने तो ये सूचना दे। तीसरा इसने कार्य ये किया कि दिल्ली, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी का राजधानी था, तो वो चाहता था कि यहां पर किसी भी तरह की विद्रोह की छोटी संभावना भी न रहे। तो उस स्थिति में दिल्ली के निकट मद्य निषेध और जुआ पर रोक लगा दिया। देखिए, ऐसा है कि कहीं भी यदि प्लान बनता है क्रिमिनल गतिविधि की कह लीजिए या उपद्रवकारी गतिविधि की कह लीजिए, तो वहां निश्चित ही दारू या शराब का सेवन प्रायः देखा गया है जो चलता है। तो इसने मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि किसी भी तरह की विद्रोह की गुंजाइश कम न के बराबर रहे। जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसका कारण यह था कि जुआ अच्छे लोग नहीं बल्कि ऐसे लोग ही खेलते हैं जिनका एक हद तक क्रिमिनल मेंटलिटी होता है या कुछ हद तक उनका मेंटलिटी ऐसा होता है कि वो विद्रोह में भी शामिल हो सकते थे। इसको सोचते हुए इसने इस पर रोक लगा दिया। फिर चौथा उसने क्या किया कि जो भी अमीर थे, सरदार थे, उनके मेल मिलाप को वो रोकने का किस तरह से आदेश दिया, वो जरा इस पर गौर करें। उसने कहा कि विवाह संबंध में एक जुटान नहीं करेगा, एक जगह एकत्रित नहीं होगा सभी सरदार। उसके बाद उत्सव समारोह, ये इसकी सूचना सुल्तान को होनी चाहिए और वहां पर बहुत ज्यादा लोगों का जुटानी या सरदार का जुटानी नहीं होना चाहिए। वैवाहिक संबंध में भी उसने कहा कि सुल्तान की स्वीकृति होनी चाहिए, स्वयं अपने आप में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। वो ये चाह रहा था कि विवाह, मेल जोल, अवसर जहां पर सरदार सब एकत्रित होते हैं, अमीर वर्ग एकत्रित होते हैं और वहीं पर विद्रोह का प्लान खिलता है, फूटता है, तो उसको रोक दिया जाए और रोकने में कामयाब भी हो गया अलाउद्दीन खिलजी। तो इन सब गतिविधियों से अलाउद्दीन खिलजी अपने सुल्तान के शासन को बहुत ही मजबूत कर दिया, सुल्तान के शक्ति को अकूत शीर्ष तक ले गया। कुछ हद तक बलबन की छाप इसमें दिखती है, जबकि बलबन ने अपना अलग प्रयोग किया, लेकिन ये उससे भी 2 कदम आगे निकल गया। अब देखिए, इसने शासन चलाने के लिए कोशिश ऐसा किया कि सुल्तान के हाथों में सारी शक्ति केंद्रित हो जाए। इसके लिए इसने उलेमा के हस्तक्षेप को मना कर दिया। उलेमा होते थे मौलवी, वो प्रायः काजी उजी के कामों में सलाह देते थे। उसने उसको कहा कि तुम्हारा कोई दखल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सही गलत जो भी होगा स्पॉट पर निर्णय हम ही करेंगे। और कई जगह उसने कठोर मृत्यु दंड तक दिया, कई जगह उसने अंग भंग का भी दंड दिया, कई जगह उसने देश निकाला का दंड दे दिया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी के काल में क्रिमिनल नाम का शब्द ही एक तरह से मिट गया और अवांछकारी गतिविधि को जड़ समेत मिटा दिया। इसके बाद अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी यामीन उल खिलाफत नासिर उल मुमीन, खलीफा का नायब कहा। खलीफा कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद के जो वंशज होते थे, जिनको काफी धार्मिक रूप से महत्व मिलता था, उसका इसने अपने आप को नायब कहा और उसी के तहत यह राजत्व सिद्धांत ये प्राप्त किया कि अल्लाह के कृपा से पैगंबर मोहम्मद के खलीफा के हम नायब हैं। नायब अर्थात कि हम उनके प्रतिनिधि हैं और
इस तरह से उसने राजत्व का सिद्धांत स्थापित किया, जनता में खौफ स्थापित किया और जो भी सरदार और अमीर वर्ग थे उनमें एक डर और भय ये स्थापित किया। इसके बाद अमीर खुसरो खजाइनुल फुतूह में इस एक शब्दावली दिया था जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया, विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा। ये जनता से डायरेक्ट कनेक्ट रहता था, लेकिन अमीर सरदार को जूते के नोक के बराबर वो समझता था और उसको रखना चाहता था, क्योंकि जो इसको विद्रोह की जहां भी संभावना थी उसको वो कुचल के हटा देना चाहता था। एक हद तक वो ठीक भी था। इसके बाद सैन्य सुधार क्या किया कि इसने सैनिक को नकद वेतन देने की शुरुआत की। इसके पहले याद कीजिए कि इल्तुतमिश के काल में एकता प्रणाली चला करती थी। उनको जमीन का बड़ा सा टुकड़ा दे दिया जाता था, उसी जमीन की उपज, उसी जमीन की प्राप्ति से वो अपना एक सेना मेंटेन करते थे। ये सारा जमीन जाल सबको जब्त कर लिया और सैनिक को नकद वेतन दिया। नकद वेतन के भी बारे में कहा जाता है कि वेतन जो था सालाना एक सैनिक को 234 टंका के लगभग देता था, और यदि वो घोड़ा रखता था तो 78 टंका वार्षिक, ये वार्षिक एक वर्ष में ये देता था। घोड़ा भी रखने का था कि कुछ सैनिक एक घोड़ा रखते थे और कुछ सैनिक 2 घोड़ा रखते थे। एक घोड़ा को सिंह अस्पा टाइप का सैनिक कहा गया और 2 घोड़ा रखने वाले को द्वि अस्पा कहा गया। जो 2 घोड़ा रखते थे उनका खर्चा घोड़ा वाला डबल कर दिया गया। इसके बाद सैनिक का हुलिया नोट करने का परंपरा इसने शुरुआत किया। ऐसा होता था कि सैनिक नकद वेतन देने के लिए जो सैनिक आता था वो हृष्ट-पुष्ट होता था, और जब लड़ाई छिड़ती थी तो देखा गया कि रोगिया, टटिया, बीमारियां, इसको वहां भेज दिया जाता था। सैनिक जो अपने अधीन जो अपने अधीन रखते थे सैनिक, वो अपने कुछ ऐसे व्यक्ति को भेज देते थे जो युद्ध में टिकता नहीं था, जल्दी ही युद्ध में मारा जाता था। बीमारियां आदमी कितना देर युद्ध में टिकेगा। सेना में अभी भी आप देखिएगा कि सैन्य में जो बहाली की जाती है तो 170 सेंटीमीटर ऊंचा हो, छाती 80 बिना फुलाए हुए और 85 सेंटीमीटर फुला करके वो इस तरह का दिया हुआ है अभी भी, क्योंकि सैन्य होना चाहिए। सैन्य सैनिक या मान लीजिए सेना में जो बहाल होनी चाहिए, जो भी लड़के बहाल हो तो उनका शरीर हृष्ट पुष्ट होना चाहिए। यदि वहां पर यदि कोई ठीक ना बहाल हो जाएगा, वहां पर यदि कोई रोगी बहाल हो जाएगा, तब तो फिर सेना का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। तो इसने सैनिक का हुलिया नोट करवाना शुरू कर दिया। इसके लिए कुछ एक पद भी बनवाया जो सैनिक का हुलिया नोट करता है। अभी भी आप देखिएगा, नौकरी करने जाइएगा उसके पूर्व आपको फॉर्म भरने में आपका हुलिया का कुछ संकेत जरूर सरकार नोट कर लेगी, ताकि यदि जो रिटेन या फिर इंटरव्यू इन सबको पास करने के बाद जो भी छात्र आ रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं। फिर इसने घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। ऐसा था, इसने अरबी घोड़ा मंगवाया था। अरबी घोड़ा जो होता था वो बड़ा होता था। मध्य एशिया का घोड़ा या तुर्क क्षेत्र का घोड़ा जो होता था बड़ा होता था, उसका आकार बड़ा होता था, हृष्ट पुष्ट होता था, लड़ाई में वो टिकता था। और भारतीय घोड़ा छिगना कद का होता था। तो इसने हर सैनिक को अपने राजकोष के खर्च से घोड़ा दिया। सैनिक भी धूर्त चतुर कुछ निकले। उसने क्या किया, उस घोड़ा को बेच लिया और उसके स्थान पर भारतीय घोड़ा रख लिया। भारतीय घोड़ा जैसे ही लड़ाई छिड़े तो वो लड़ाई में जैसे ही आक्रमण शुरू होता था वो लद से बैठ जाता था। वो आपको लीड करने लगता था, शौच करने लगता था। अब युद्ध के मैदान में यदि घोड़ा ही बैठ जाए, वो शौच करने लगे डर भय से, तो फिर युद्ध में टिकेगा कितना देर। तो इसने घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की और घोड़ा पर इसने राजकीय चिन्ह लगा दिया। अब यदि इसने सैनिक को स्पष्ट आदेश दे दिया कि यदि अब तुम्हारे पास राजकीय चिन्ह लगा हुआ घोड़ा नहीं मिला जो दिया गया है, तो फिर तुम मृत्युदंड या तुमको कठोर रूप से दंडित किया जाओगे। इस तरह से घोड़ा अदल बदल या बेचने की कार्य रुक गया। अलाउद्दीन खिलजी का ये सब काम अच्छा सुधार लाया। इसके बाद आर्थिक सुधार के तहत इसने क्या किया कि जितनी भी जमीन मिल्क के तहत दी हुई थी, अर्थात कि राज्य द्वारा संपत्ति के रूप में दी गई इनाम या करमुक्त जमीन या पेंशन के रूप में कुछ दी गई,
इन सबको इसने जब्त कर लिया, जो सरकारी सहायता दी गई थी जब्त कर लिया, वापस ले लिया। वक्फ जो आप देखिएगा अभी भी वक्फ के बारे में बहुत कुछ हल्ला जो है वो चल रहा है, तो इसमें वक्फ कहा जाता है कि धर्मार्थ या धर्म के कार्य के लिए दी गई भूमि, इसको भी इसने जब्त कर लिया और सबको खालसा भूमि में परिवर्तित कर लिया। खालसा भूमि कहा जाता है कि जो राजा के सीधे नियंत्रण में, सुल्तान के सीधे नियंत्रण में जमीन हो, उसको खालसा भूमि कहा गया, राज्य के सीधे नियंत्रण में जमीन। तो इस तरह से वो सुल्तान की भूमि या राज्य की भूमि को काफी बढ़ा लिया। इसके बाद कर के बारे में देखिए कि हिंदुओं पर इसने 50% कर लगा दिया, उपज का 50% आधा। मुस्लिम पर इसने 1/4 लगाया 25%। हालांकि ये थोड़ा विभेदपूर्ण है, लेकिन ऐसा है। इसके बाद जो लूट का माल था, लूट के माल में और सब राजा का अलग बंटवारा का पैटर्न होता था। आमतौर पर सैनिक को ज्यादा मिलता था और राजा का हिस्सा कम होता था। इसने ठीक उल्टा कर दिया। इसने कहा कि सुल्तान को लूट में 4/5 हिस्सा मिलना चाहिए और सैनिक सिर्फ 1/5 रखेगा। इससे इसकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हुई। भूमि के माप में इसने क्या किया कि अलाउद्दीन टैक्स को सही ढंग से, भूमि कर को सही ढंग से वसूलने के लिए एक मसाहत माप की एक अलग इसने शुरुआत किया, जिसको मसाहत कहा गया। इससे भूमि सुधार कार्यक्रम सफल हुआ और भूमि कर बढ़ गए। इसके बाद इसने एक दीवान-ए-मुस्तकराज, एक अलग विभाग बनाया जो वित्त विभाग से संबंधित है, ताकि इसमें आर्थिक लेन देन, इसका हिसाब किताब सही रखे। और दक्षिण से तो इसको अकूत धन मलिक कफूर की तरफ से लूटपाट या कह सकते हैं कि जीत के बाद मिल ही रहा था। तो धन के मामले में अलाउद्दीन खिलजी लगभग निश्चिंत हो चुका था। इसके बाद आप देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली, और एक आप पुनः मैं आपको वापस कि ये आप निश्चिंत क्यों ना हो कि अलाउद्दीन खिलजी को देखिए कि ये दिल्ली से लगभग ये संपूर्ण दक्षिण का जो आप क्षेत्र कहते हैं, ये सब पर लगभग अधिकार कर चुका था। लेकिन इसमें देखिए चतुराई, ये यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन नहीं किया, क्योंकि ये समझ चुका था यदि हम प्रत्यक्ष शासन करने जाएंगे तो उत्तर का भाग हमसे आजाद हो जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए इसने क्या किया कि हर जो क्षेत्रीय सूबेदार या शासक जो भी थे, उनको प्रत्येक साल कर बांध दिया, अच्छा खासा धन बांध दिया, और पहली बार तो मलिक कफूर लूट करके तो उसको खंगाल दिया है। तो ये समुद्रगुप्त की तरह दक्षिण में कभी भी सीधा शासन नहीं किया था। जिस तरह से आप प्राचीन काल में समुद्रगुप्त को देखे होइएगा, उसी तरह से इसने भी अलाउद्दीन खिलजी प्रत्यक्ष शासन नहीं किया। जबकि लगभग दक्षिण में पहला ऐसा आपका दिल्ली सल्तनत का शासक था जो पूरे दक्षिण भारत के छोर तक, रामेश्वरम तक वो मलिक कफूर को पहुंचा चुका था, और वहां तक भी इसने अपना आधिपत्य अप्रत्यक्ष रूप से जमा रखा था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी से एक बाजार नियंत्रण प्रणाली जुड़ी हुई है, जिसके लिए जाना भी जाता है। ये कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए हैं। इसने कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाया बाजार में, और ऐसा भी कहा जाता है कि यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक भी था। कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत सरकारी सहायता प्राप्त बाजार का नाम इसने सराय-ए-अदल दिया। यहां पर जो भी व्यापारी अपना सामान बेचते थे, उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आप कह सकते हैं कि ये उनको नाम लिखवाना अनिवार्य था। दीवान ए रियासत एक पद था इसके पास। कोई सीधे वहां पर अपना सामान बेच नहीं सकता था, ताकि एक पहचान, ताकि एक स्पष्ट जानकारी मिले कि कौन कौन व्यापारी बाजार में सामान बेच रहे हैं। इसके बाद एक साहना-ए-मंदिर था जो बाजार का निरीक्षक का काम करता था। अभी जिसको आप मार्केटिंग इंस्पेक्टर कहते हैं या मार्केटिंग ऑफिसर कहते हैं, उस रूप में वो काम किया करता था। जब अकाल आता था तो वैसी स्थिति में, अकाल की स्थिति में, ये प्रत्येक घर में आधा आधा मन अनाज ये भिजवाता था। ये गांव गांव में विशाल
अन्न का गोदाम बनवाया था, और यदि कोई भी व्यापारी तौल या माप में घपला करता था तो बड़ा ही कठोर दंड देता था। कुछ इतिहासकार तो ये कहते थे कि उसका मांस घींच लेता था, कि जितना ग्राम तौल बटखारा में कमी करता था उतना मांसे घींच लेता था। अब आप ही बतलाइए, यदि किसी का जितना बटखारा कम हो, 50 ग्राम 100 ग्राम जो भी कम हो, उतना यदि मांसे घींच ले तो किसी का साहस होगा गलत करने का? तो तौल भी इसने एक तरह से पूरे बाजार की परफेक्ट करवा दी। तो इसकी कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण और सामान की भी जिसको कह सकते हैं कि उपस्थिति नियमित रही। कभी भी इसके राज्य में सामान गायब नहीं हुआ, ब्लैक मार्केटिंग नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि जानते हैं हर राजा का एक न एक समय अंत होगा, सुल्तान का अंत होगा। 1316 ईस्वी आते आते तक अलाउद्दीन खिलजी का स्वास्थ्य गिरने लगा, और अंतिम समय में जब स्वास्थ्य इसका गिर रहा था तो ये बड़ा शक्की हो गया। और मलिक कफूर का प्रभाव इतना हो चुका था, चूंकि वो हर समय इतना उसको धन लूट करके दिया था, कि मलिक कफूर के कहने पर उसने अपनी एक रानी और खिज़र खां अपने बड़े बेटे को कैद करवा दिया था। लेकिन धीरे धीरे इसका स्वास्थ्य गिरता चला गया, और 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद।